नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। इंडिया गठबंधन जिसका बंधन ही इसलिए हुआ था ताकि 2024 के चुनाव में एनडीए को मात दे सके। ऐसे में देखिए, आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। इसको लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल किए गए तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इसकी जवाबदेही कौन होगा, इसका जवाब कौन देगा, कौन भरोसा दिलाएगा। तो क्या अंदर खेमे में अभी सब कुछ सही नहीं है, या आने वाले समय में जब मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होगी तो सब कुछ खराब हो सकता है और 2024 को मात देते देते क्या इंडिया रह जाएगी? इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं गठबंधन की आपस में बनती नहीं दिख रही। पहले कांग्रेस और सपा में मध्य प्रदेश चुनाव के वक्त विवाद के सुर तेज हो गए। वहीं अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर निशाना साधा है। दरअसल अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने बलिया दौरे पर थे, जहां रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा, अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं, तो क्या गठबंधन को मजबूती मिलेगी? इस पर अखिलेश यादव ने मायावती पर सवाल साधते हुए कहा, उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? और हकीकत में कोई फर्क नहीं। जो आप सोच रहे हो वही बात है, ये तय होना है आने वाले समय में। लेकिन जो आप कह रहे हो सच और हकीकत में कोई ज्यादा फासला नहीं है। वही अखिलेश यादव के इस बयान पर मायावती ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी सरकार खासकर दलित विरोधी रही है। नीतियों और कार्यशैली से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांककर जरूर देख लेना चाहिए। अब देखना ये है कि वादों के बाद इंडिया गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव में क्या कमाल करता है, या फिर चुनाव से पहले ही दरार के कारण गठबंधन टूट जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। जुड़ चुके हैं रतन तिवारी, कांग्रेस के नेता है, बहुत स्वागत है आपका। अशोक तिवारी, सपा प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र कुमार भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और संदीप चौधरी भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रतन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इसकी जवाबदेही कौन देगा, कौन भरोसा दिलाएगा अखिलेश यादव को? देखिए, सबसे पहले स्वीटी जी आपका नमस्कार करता हूँ। सही बात भरोसा की तो अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही कहा। आदरणीय बहन मायावती जी पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में उन्होंने चुनाव लड़ा था और समाजवादी पार्टी के साइकिल पे सवार होकर उन्होंने 10 लोकसभा जीती थी। उसके बाद उनका इतिहास अब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, अन्य दलों के साथ भी गठबंधन किया। तो अखिलेश जी सीधी तौर पर यही कह रहे हैं कि बाद की जो जवाबदेही है, गठबंधन तो हम कर लेंगे, इंडिया गठबंधन में हम उनको ले लेंगे, लेकिन उसके बाद की उनकी जो कार्य प्रणाली है, उसके बाद की जो जवाबदेही है, वो तय कौन करेगा। और रही बात इंडिया अलायंस, तो मायावती को इंडिया गठबंधन में लेंगे फिर रतन जी? मैं वही कह रहा हूँ ना कि इंडिया गठबंधन में तो हम सबका दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया अलायंस के जो हमारे प्रमुख लोग हैं वो तय करेंगे कि मायावती जी को लेना है, नहीं लेना है। अगर ले लेंगे तो उसके बाद वो उनका निर्णय क्या होगा चुनाव के बाद, वो सब बाद में तय कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है उनको। तो निमंत्रण भेजा गया था, न्योता उनको दिया गया था, आइए आप इंडिया में शामिल होइए। देखिए स्वीटी जी, हम तो बार बार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए सारे विपक्ष के लोग एक मंच पे आने के लिए तैयार हैं। दलितों का भी शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, युवाओं का शोषण हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि बहन अगर अपनी पार्टी को हमारे अलायंस में अगर शामिल करती हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। आइए हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी को भरोसे की गारंटी कांग्रेस दे रही है फिर इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव को? देखिए, ये जवाबदेही तो खुद मायावती को तय करना है। इंडिया अलायंस के हमारे जो प्रमुख साथी हैं वो मिलके तय करेंगे कि मायावती जी को लेना है, नहीं लेना है। लेकिन इंडिया अलायंस चाहता है कि वो आ जाए हमारे साथ। लेकिन उन्होंने तो साफ तौर पे मना कर दिया है। ऐसे में क्या मान मनोबल होगा रतन जी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। नहीं, हमारे यहाँ कोई मान मवल नहीं होगा। हमारे यहाँ सब दुरुस्त चल रहा है। अगर वो आएंगी तो 2-4-6 सीट जैसा उनको बैलेंस करना होगा हम उनको देंगे, लेकिन आएंगे तो स्वागत है, बाकी उनको कोई मनाने नहीं जाएगा। ठीक है, अशोक जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, आखिर भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले तो गठबंधन तो सपा ने भी किया था।
आवाज पहुंच पा रही है अशोक जी आपको? हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है, हमारी पहुंच रही है। हाँ कहिए। हाँ, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आखिर वो इंडिया अलायंस में, जैसे अभी रतन तिवारी ने भी कहा कि जो है इंडिया अलायंस में अगर उनको लिया जाता है तो उनका भरोसा कैसे कायम होगा, कि उन्होंने पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसे साबित करेंगी कि चुनाव के बाद क्या होगा। तो ये प्रश्न चिन्ह है, यही बात कही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, उनका इधर का जो कार्य व्यवहार भी रहा है वो काफी डरी सी, काफी सहमी सी, काफी दबाव में जैसे कार्य कर रही हैं, ऐसा पूरे प्रदेश में लोग चर्चा करते हैं। तो हालात जो हैं, जो पहले के हालात रहे हैं, कभी किसी के साथ गठबंधन, कभी किसी के साथ गठबंधन, ऐसी दशा में आप ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल प्रश्न जायज है कि उनको अगर इंडिया गठबंधन में लेते हैं तो उनका जिम्मेदार कौन होगा। ये एक विचार बिंदु है जो तो क्या जरूर मायावती आएगी तो समाजवादी पार्टी बाहर चली जाएगी इंडिया गठबंधन से? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कहा नहीं है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। अगर कहा हो तो बता दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जी एक बार फिर से दोहराइएगा, क्या कहा आपने? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि इंडिया गठबंधन से हम बाहर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मायावती जी आती है, एक सामान्य सी बात कही है, और जो भी अभी कोई चर्चा भी नहीं हुई है इसकी। अगर चर्चा होती है इंडिया गठबंधन में तो इंडिया गठबंधन के जो अलायंस दल हैं वो इस बिंदु पर जरूर विचार करेंगे। यानी कि आप हामी भर सकते हैं अगर मायावती आती है तो? देखिए, ऐसा कुछ भी अभी स्टेटमेंट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी नहीं दिया है और ना हम दे रहे हैं। अच्छा, अब ये अभी दूर की कौड़ी है कि उनका आना, वो आना चाहती हैं, नहीं आना चाहती हैं, या उन पर विचार होता है, नहीं होता है। लेकिन उन पर विचार करने से पहले इस बात को सबको सोचना ही पड़ेगा, इंडिया अलायंस के बाकी दलों को, कि जिस तरह से हम मजबूती से भाजपा के खिलाफ खड़े हैं और हमारा जो वोट बैंक है वो भाजपा को हटाना चाहता है हर कीमत पर, चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो। घोसी के चुनाव में देखा आपने, तो वो जो हमारा मत है वो सही जगह पे जाए, उसमें कहीं कोई छेद न हो। इस बात पर हमें विचार करना पड़ेगा। तो इंडिया गठबंधन में छेद है यानी कि? नहीं, अभी नहीं है। हाँ। लेकिन अगर कोई ऐसे आने वाले समय में हो जाएगा फिर छेद? आने वाले समय में भी नहीं होगा। अच्छा, तो ये बयानबाजियां जो चल रही है पीछे? नहीं, बयानबाजियां ठीक चल रही है। अगर कहीं सवाल पूछा गया तो जवाब देना ही पड़ेगा कि हाँ, एक काल्पनिक सवाल पूछा गया तो उसमें एक अंदेशा जो है वो बताया गया। वो तो काल्पनिक सवाल है ना, अभी कोई इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो है नहीं मायावती जी। अगर वो आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर हमारा यही स्टेटमेंट है कि अगर वो आना चाहती हैं तो उनका जिम्मेदार कौन होगा। यात्रा को लेकर भी साफ तौर पे अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि न्याय यात्रा आप बाद में कीजिएगा, पहले आप सीट बंटवारा कीजिए। रतन नहीं, तो क्या गलत, इसमें गलत क्या है? हाँ। ठीक तो कहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय जी ने। यात्रा आप कर रहे हैं, सीट बंटवारा किया नहीं है, गठबंधन बना लिया है, रणनीति बनी नहीं है, क्या सही है क्या? देखिए, अखिलेश जी जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मैं डिनाई नहीं करता हूँ। अच्छा, लेकिन सीट शेयरिंग की बात भी होनी चाहिए। ये अखिलेश जी नहीं, ये तमाम इंडिया अलायंस के दल चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है। हमने अपने प्रस्ताव भी भेजे हैं, क्योंकि हमारी जो कमेटी बनी है स्वीटी जी, हमने सभी अलायंस के जो हमारे साथी हैं, चाहे अखिलेश जी हो, उत्तर प्रदेश में मायावती जी हैं, पश्चिम बंगाल में ममता जी, तो सभी लोगों को हमने अपना अपना फार्मूला दिया है। हम अपनी कहाँ से सीट लड़ेंगे, क्या सीट मांग रहे हैं। तो अगली मीटिंग कब होने जा रही है रतन जी? फिर बहुत जल्दी मीटिंग हो जाएगी, आप लोग को बता दिया जाएगा। 14 तारीख से पहले होगी, क्योंकि 14 तारीख को तो भारत न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। देखिए स्वीटी जी, मैं आपको दुरुस्त कर दूं पहले। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा निकल रही है, जिसमें लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे, तमाम इंडिया अलायंस के साथी भी उसमें शामिल होंगे। वो राहुल गांधी जी की यात्रा है। हाँ। लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम अपने नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जी जो यही कह रहे हैं कि आप न्याय यात्रा बाद में निकालेंगे, पहले बंटवारा कर दीजिए ताकि जो इंडिया गठबंधन के जो बाकी घटक दल है वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले। इस पे तो मैंने अभी कुछ सुना नहीं है, लेकिन हाँ, सुन लीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी की यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा भी अगर निकल रही थी तो भी आप देखिए कहाँ चुनाव हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। हम देश की जनता के न्याय की लड़ाई के लिए राहुल गांधी निकले हुए हैं, पूरा देश उनके साथ चलेगा। अशोक जी, जरूरी है क्या भारत न्याय यात्रा से सीट बंटवारा उससे पहले? देखिए,
स्पष्ट रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और पूरा प्रदेश, पूरे देश ने ये बात सुनी है, जो स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि अगर उत्तर प्रदेश में यात्रा जब आती है राहुल जी की, जिस तारीख में आती है, उसके पहले अगर सीट शेयरिंग हो जाती है तो ये आसान हो जाएगा कि जिस भी क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार होंगे, जो भी उम्मीदवार जिस पार्टी का होगा, उसके लोग और कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे उसमें। अब अगर ऐसा नहीं होता है मान लो, तो उस समय की स्थिति उस समय जो होगी वो दिखाई पड़ेगी। अच्छा, उससे पहले सीट शेयरिंग नहीं हुई तो बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे, योगदान नहीं देंगे कांग्रेस को? एक सामान्य सी बात कही है। अच्छा। और वो सबने सुनी है। वही बात मैं भी कह रहा हूँ, अगर सीट शेयरिंग पहले हो जाती है तो उसका उत्साह और ज्यादा चौगुना देखने को मिलेगा। रतन जी जल्दी से जवाब और दे सभी दीजिए। लोग जुड़ेंगे उसमें। रतन जी जल्दी से जवाब दे दीजिए इस पे। इनकी बात से मैं पूरी तरीके से, जब इंडिया अलायंस शेयरिंग का फैसला आ जाता है, जब सारे अलायंस के दल एक साथ हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब वो यात्रा निकलेगी तो समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता शामिल होंगे, कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता शामिल होंगे और चौधरी साहब के भी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये बड़ा जन सैलाब देखने को मिलेगा। इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं इनको आश्वस्त कर देता हूँ कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग का फैसला आ जाएगा तिवारी जी। ठीक है, संदीप चौधरी भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। ये जो इंडिया गठबंधन के सामने चुनौतियां जो एक के बाद एक खड़ी हो रही है, कहाँ लेके जाएगा, किस तरीके से इसको राजनीतिक के लिहाज से देखा जाए? देखिए स्वीटी जी, सबसे पहले आपको बता दूं, आपने कहा था कि क्या गठबंधन में कोई छेद है, और मेरे साथी ने कहा कि गठबंधन में कोई छेद नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि गठबंधन एक छलनी की तरह है, उसमें छेद एक नहीं है, अनेक है। अगर हम बंगाल से बात शुरू करते हैं तो ममता बनर्जी कहती है कि यहाँ पर गठबंधन मेरे हिसाब से होगा। अगर आप बिहार की बात करते हो तो वहाँ पे कहते हैं नीतीश जी और लालू जी, यहाँ पे गठबंधन हमारे हिसाब से होगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हो तो अखिलेश जी कहते हैं यहाँ पे गठबंधन हमारे हिसाब से होगा, हम कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे कितनी नहीं देंगे ये डिपेंड करना। तो हर स्टेट की अपनी अलग चुनौती है और केजरीवाल की अपनी अलग कहानी है। केजरीवाल इनको दिल्ली में कितनी सीटें देंगे, पंजाब में कितनी सीटें देंगे, वो डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ी समस्या ही गठबंधन की ये है कि इनकी आपसी तालमेल कैसे हो, सीटों का बंटवारा कैसे, क्योंकि कोई भी पार्टी अपनी सीटें छोड़ना नहीं चाहती है और ज्यादा से ज्यादा पाना चाहती है और त्याग करने को कोई तैयार नहीं है। जबकि गठबंधन का जो धर्म होता है, जो त्याग कर सकता है वही गठबंधन कर सकता है। तो ऐसे में राह आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। केवल बीजेपी को हराने के लिए ये लोग एक होना चाहते हैं, बल्कि इनमें कोई भी आदमी सब इच्छा रखते हैं। देखिए ममता जी अपनी इच्छा अलग से रखते हैं, नीतीश जी अलग से रखते हैं, लालू जी अलग से रखते हैं और आपके अखिलेश यादव जी अलग से अपनी इच्छाएं रखते हैं। और फिर मायावती के साथ में जो समीकरण है, मायावती जी के साथ में इनका समीकरण फिट नहीं बैठता, क्योंकि मायावती अपने आप को इनसे बड़ा लीडर मानती है, वो अपनी शर्तों पर साथ चलना चाहती है। तो ये तालमेल कहीं होता हुआ नजर नहीं आता। जल्दी से रतन जी जवाब दीजिए, फिर सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी। चौधरी जी ने जो कहा है, पहले इनको ये दुरुस्त कर देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर निषाद पार्टी 7 सीट मांग रही है और ओपी राजभर 5 सीट मांग रहे हैं और अपना दल भी 12 सीट मांग रही है चौधरी जी। तो गठबंधन में किसके दरार होने वाली है वो उत्तर प्रदेश में मालूम पड़ जाएगा। और अभी महाराष्ट्र में अजित गुट और देवेंद्र फडणवीस गुट के साथ जो एकनाथ शिंदे गुट है, लेकिन रतन जी आप इस बात से भी इनकार नहीं करेंगे कि अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस को 2 से 3 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा? स्वीटी जी, मैं तो बार बार कई चैनलों पे कह चुका हूँ। पहली जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हो रही थी पटना में, वहाँ पे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो हमारे यहाँ सब दुरुस्त चल रहा है, हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मन को शांत रखेंगे, मुंह को बंद रखेंगे। मतलब बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस कुछ भी करने को तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, हम कुछ भी करने के लिए। सुरेंद्र जी जल्दी से जवाब दे दीजिए इस पे। देखिए दीक्षित जी, जहाँ तक अभी इन लोगों ने कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो है ना तो नीति है, ना ही नेता है, ना ही कोई सिस्टम है इनका। उसका कारण ये है कि अब देखिए इन्होंने कहा कि 31 तारीख आएगा, सब कुछ तय हो जाएगी। अब 31 भी चले गए, जनवरी भी आ गया, आप कह रहे कि अभी 10-5 दिन में होगा। और संदीप भाई ने तो अच्छी बात कही कि एक छेदा नहीं है, अनेकों छेदा है। उसका कारण ये है, देखिए ममता दीदी अपने रास्ते में चल रहे हैं, बिहार के सीएम साहब अपने रास्ते में चल रहे हैं, अखिलेश जी अपने रास्ते चल रहे हैं। तो बोल रहा था, चिलनिया भी बोलने लगी जिसमें 172 छेद है। नियत में बहुत फर्क है सुरेंद्र जी, की लड़ाई में है। देश के लिए जो है कुछ हो, देश के लिए कोई भी मर मिटने को तैयार नहीं है। उससे अपने पार्टी को आगे बढ़ाए,
अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, इसके अलावा और कोई गठबंधन नहीं है इनका। आप हमको बताइए, अगर इनके अंदर नीति परिवार बात पे 1 घंटा बोलूंगा अगर मुझे समय मिला तो अंदर हो जाती। और अभी देखिए, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं आया, मैं आपका समय आएगा तिवारी जी, फिर आप बोलिएगा। झूठ बोलने के लिए चैनल पे बैठे हैं क्या? क्या झूठ बोल रहे हैं? अरे ये देखिए ना, परिवारवाद सबसे ज्यादा परिवारवाद जिस पार्टी में है, जिसके गठबंधन के साथी परिवारवाद में डूबे हुए हैं, वो परिवारवाद पे प्रवचन दे रहा है। ये आप हमारे गठबंधन को अपने लिए छोड़ दीजिए। जिस दिन गठबंधन होगी, और 2014 में हुआ, 19 में भी हुआ हमारा गठबंधन अपना दल के साथ, और जिन सहयोगी के साथ हमने गठबंधन तो बीजेपी का ओपी राजभर के साथ भी हुआ था। अजीत पवार साहब के ऊपर भी ज्ञान बांट दीजिए ना, जो एनसीपी के 70,000 करोड़ का घोटाला करके बैठे थे, उन पे भी ज्ञान दीजिए थोड़ा सा। रतन भाई, मैं आपके बीच में, आप बीच में घुस जाते हो। सुरेंद्र जी, आपकी ऑडियो में दिक्कत है, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। रतन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए स्वीटी जी, मैं बार बार कहता हूँ, यह परिवारवाद की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में ही चले जाइए ना, निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, वो कैबिनेट मंत्री हैं। उनके 2 पुत्र हैं, एक प्रवीण सांसद हैं, एक श्रवण विधायक हैं। इनके साथी हैं ओम प्रकाश राजभर, वो खुद विधायक हैं। उनके दोनों पुत्र सब बड़े बड़े पद पे, बड़े बड़े बोर्ड पे काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, उनका लड़का सांसद है। अनुप्रिया पटेल केंद्र में कैबिनेट मंत्री है, उनका पति आशीष वो उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री है। और इनके परिवारवाद की अगर बात करें तो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में लिप्त है, और ये परिवारवाद की बात करते हैं। छुट्टी जी, इनसे पूछिए ना कि अजीत पवार के ऊपर यही लोग 70,000 करोड़ के घोटाले की बात करते थे, और ये कौन सा वॉशिंग पाउडर, ऐसा कौन सा इनके पास कंपनी लाके रखे हैं, उसमें लाने के बाद सबको शुद्ध कर देते हैं। अगर इनके खिलाफ कोई रहता है तो भ्रष्टाचारी होता है, और भाजपा में आने के बाद वो ईमानदार हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चैनल पे आके खुलेआम झूठ बोलते हैं, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। छोटी जी, सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र जी, लगता है कनेक्शन नहीं हो पाया, दोबारा जोड़ने का प्रयास भी नहीं दे पाएंगे, उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं, कनेक्शन नहीं हो पाया उनका। ठीक है अशोक जी, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में आप कितनी सीटें कांग्रेस को देने जा रही हैं, और किस तरीके से इस इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति बनाने जा रही हैं? क्या मांग है इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी की? देखिए, इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी की कोई भी अलग से मांग नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम पूरी तरह से मजबूत हैं, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो भी बातें अपनी रखना चाहेगी तो कांग्रेस को मजबूत नहीं कीजिएगा। आप मेरी बात समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रही हैं? समझाइए आप, मैं पूरा प्रयास इंडिया गठबंधन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भाजपा को शिकस्त देने के लिए जनता के बेहद मांग पर, जनता के अनुग्रह पर, जनता की इच्छाओं को देखते हुए, जनता के किस तरह से जनता भुगत रही है, त्राहि कर रही है हर मोर्चे पर, उस पर बहुत बार बोल चुका हूँ। किसान, नौजवान, बेरोजगार से लेकर के, और जो है जो भी महिलाएं पीड़ित हैं, जो भी अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो गुलामी की तरफ हमारे देश को ढकेला जा रहा है, जो 5 किलो अनाज पर निर्भर कर दिया गया है, जिस तरह से हमारे विदेशी कर्ज बढ़ गया है, जिस तरह पूंजीपतियों को बढ़ाया जा रहा है, उनके लोन माफ किए जा रहे हैं, किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है, कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है, ये सब जो तमाम मुद्दे हैं अशोक जी, एक बात का जवाब दीजिएगा। आपने अखिलेश यादव के बयान सुने थे जो राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने दिए थे? उम्मीद करती हूँ कि अजय राय के भी वो बयान सुने होंगे जब उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ बोले थे। ये इंडिया गठबंधन के बाद के बयान, तो सुन लीजिए इंडिया गठबंधन के बाद के बयान थे, तो कैसे भरोसा किया जाए इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन है? ये सारी बातें विधानसभा चुनाव के साथ समाप्त हो चुकी हैं। अच्छा। अब आगे लोकसभा का चुनाव है। मोदी जी की सरकार को जो जनता जन विरोधी कार्य कर रही है, तानाशाही फैला रही है, जिस तरह से गरीबों को और गरीब, पूंजीपतियों के लोन को माफ कर रही है, खत्म हो गई। अब लोकसभा मुक्त कराने के लिए ये गठबंधन बना है और मजबूती के साथ खड़ा है। कांग्रेस भी इसके लिए पूरी ताकत से तैयार है, और जो है सारे दल, जितने भी हमारे गठबंधन के दल हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, वो वहां पर तैयार है, कांग्रेस हमारे साथ आएगी। ऐसे ही बिहार में नीतीश जी, तेजस्वी जी मजबूती से खड़े हैं, कांग्रेस उनके साथ जाएगी। ऐसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी खड़ी हैं, और कांग्रेस सभी के साथ मिलजुल करके
पूरी ताकत से सब लोग एक साथ मिलकर के इस भाजपा की सरकार को देखिए, उलट देंगे, इसको बेदखल कर देंगे, खदेड़ देंगे। अशोक भाई जिस बात की बात कर रहे हैं या तिवारी जी जिस बात की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने कभी एक बार भी जो है उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है और गठबंधन की बात कर रहे हैं। अभी तक आप बताइए, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे कांग्रेस के बड़ा नेता हो, ये या गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं, उन्होंने तो अभी तक कोई डिसाइड ही नहीं कर पाया कि किसको कितने सीट मिलेंगे। सिर्फ ये होगा कि जो मजबूत कैंडिडेट होगा उनको बनाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास मजबूत है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं आपके पास वोट बैंक नहीं है, आप तो 1.5% में जीत गए हो उत्तर प्रदेश में, कूद रहे हैं, नहीं है जितनी आप जीत रहे हो अखिलेश यादव जी का कहना है, उछल कूद कर रहे हैं। इनकी हालत यह हो गई है कि आज जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब दीजिए हमारी बातों का जो हमने बात रखी है। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, 2014 में भी इन लोगों ने साइकिल पे घुमाए थे भैया जी को, 2019 में बुआ जी को घुमाए, जनता को नतीजा क्या रहा दिखाया आपने, इतना अच्छा नतीजा था लोकसभा के टाइम में, इन लोगों ने विधानसभा में क्यों रिश्ता तोड़ लिए, विधानसभा में क्यों गाली देने लगे एक दूसरे को। अखिलेश यादव जी तो बोले मैं कभी भी बुआ के साथ कभी नहीं जाऊंगा। जनता आज आज कौन सी ऐसी विपत्ति आ गई कि फिर बुआ जी के साथ ये जाएंगे। और सबसे पहली बात तो ये है कि बुआ जी खुद इनके साथ नहीं जाने वाले हैं, इंडिया गठबंधन वाले के साथ आज बेचे जा रहे हैं, पूंजीपतियों की आज की जा रही है, बोल रहे किसानों को भुखमरी के इतना आप समझ लीजिए भत्ता करने को कि मजबूर देश की किया जा रहा जनता है। जो है फैसला कर लिया है, देश की जनता जो है तय कर लिया है कि आने वाला 2024 में जो है खदेड़ना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इस देश के विकास के लिए, इस देश के कानून व्यवस्था के लिए, इस देश के जो है बॉर्डर को मजबूत करने के लिए, हमारे सैनिक को मजबूत करने के लिए अंदर। जी ठीक है, संदीप जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी एक तरफ क्या आप कह रहे हैं कि ये छलनी है इंडिया गठबंधन, लेकिन ये सब कुछ अशोक जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सीमित, आप सब कुछ आगे बेटर ही होने जा रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए स्वीटी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि विधानसभा चुनाव की अलग राजनीति थी, विधानसभा की अलग राजनीति होती है और लोकसभा की अलग राजनीति होती है। अगर हम विधानसभा की बात करें तो ये क्षेत्रीय दल हैं, अपने अपने स्टेट में काफी मजबूत हैं, तो वहां पर ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। आपने देखा कांग्रेस ने इनको मध्य प्रदेश में सीट नहीं दी, राजस्थान में सीट नहीं दी, को समाजवादी पार्टी मांगती रही। इसी तरीके से अब समाजवादी पार्टी उसका बदला उत्तर प्रदेश में लेना चाहती है। वो चाहती है कि कांग्रेस के पास एक लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो एक सीट हम आपको दे सकते हैं, जबकि जो कांग्रेस है वो 2 या 2 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर चाहती है। और अगर समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें देने पे आ गई, देखिए समाजवादी पार्टी को कई पार्टियों को सीटें देनी पड़ सकती है। अगर इसी तरीके का बंटवारा ममता जी के साथ होता है तो इससे होता क्या है, वो क्षेत्रीय दल जो वहां पर मजबूत है वो अपनी सीटें दूसरे को देकर के कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। और ये लोग अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में कमजोर नहीं होना चाहते, लालू और नीतीश बिहार में कमजोर नहीं होना चाहते, इसी तरीके से ममता जी बंगाल में सीटें देकर कांग्रेस कहीं खाता ही नहीं खोल पाएगी अपना। फिर बिल्कुल उनका ये मानना है कि जहां पर हमारे जैसे क्षेत्रीय दल नहीं है, जहां पर तुम्हारी टक्कर सीधी बीजेपी से है, वहां पर तुम्हें ज्यादा सीटें मिल सकती है, लेकिन हमारे जहां पर जो क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर कांग्रेस को वो सीटें देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में ये एक बड़ा पेच है इसके गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। रतन जी जवाब दे दीजिए। देखिए स्वीटी जी, हमारे मित्र जो भी कह रहे थे ठीक है, उनकी जितनी समझ है वो अपनी समझ के हिसाब से कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 300 से ज्यादा सीट लड़ेगी। मैं बड़े दावे के साथ आपके चैनल पे आपको आश्वस्त कर देता हूँ। तो ये क्लिप मैं सेव करके रखूंगी रतन जी, बिल्कुल क्लिप को चुनाव के बाद मिलेंगे फिर। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम अच्छी खासी सीट लड़ेंगे, हमारी बात लगभग चल रही है। लेकिन मैं थोड़ा सुरेंद्र सिंह जो बैठे हैं अंधेरे में, वहां पे शायद लाइट नहीं होगी, उनको मैं दुरुस्त कर देता हूँ। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक दूसरे को एक गाली दे रहे थे, अभी ये चुनाव में आ गया है। तो स्वीटी जी मैं इनको कहना चाहता हूँ, इनके एक मित्र थे राजेंद्र जूड़ा, जो लाल डायरी को दिखा रहे थे राजस्थान में, वह एकनाथ शिंदे जी शिवसेना पार्टी के चुनाव टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे।
और वो चुनाव हार गए। वहां पे भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही थी और वहां कौन जीता मालूम है आपको स्वीटी जी? कांग्रेस पार्टी से भगवान सैनी जी जीत गए। दुष्यंत चौटाला इनके जो हरियाणा के अलायंस के साथी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो राजस्थान में 22 से 25 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे। वह भाजपा को गाली दे रहे थे, भाजपा इनको गाली दे रही थी। तो यह सब विधानसभा चुनाव की बातें मत करिए, पूरा कुंडली हमारे पास है। हम लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ चुके हैं। जो गीले शिकवे थे, जो दर्द भरी हमारी थोड़ी प्रॉब्लम थी, सारे को हम दरकिनार करके आगे निकल चुके हैं। और स्वीटी जी आप देखना, हम मजबूती से सब के सब एक होके मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीट पे हम रोक देंगे। ये बड़े दावे के साथ कहता हूँ, इसका भी क्लिप रख लीजिएगा आप। ठीक है, जरूर। सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिए। देखिए, रत्नाकर जी अभी बोले कि अंधेरे में है, ये भी इन्हीं की सरकार है बिहार के अंदर। मैं बिहार में हूँ और अभी लाइट कट गई है। तो पहले तो ये बिहार के अंदर सरकार से कहे कि भाई लाइट दे, एक बात। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस वाले लोग या समाजवादी पार्टी के लोग, ये जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये सारे लोग जिस प्रकार से जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, जनता को गुमराह करना चाह रही है। जनता को तो आप बेवकूफ समझ रहे हैं, नहीं है इस बात आपका प्रधानमंत्री इस देश की जनता से झूठे वादे करता है, इस देश के किसानों से झूठे वादे करता है, इस देश को महिलाओं को प्रताड़ित करने की बात करता है। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। युवा रोजगार मांगते हैं, उसे लाठी डंडों से पीटा जाता है। किसान जब अपने अधिकार की बात करता है, उसे अपने गाड़ी से कुचल दिया जाता है। काले धन का पता नहीं है, अच्छे दिन का पता नहीं है, महंगाई आसमान पे पहुंच चुकी है। आप कैसी बातें करते हैं राजेंद्र? छोड़ के गए मुद्दों की बात करिए। आप जब चुनाव आता है बजरंगबली को चुनाव में उतार देते हैं, जब चुनाव आता है तो आप पाकिस्तान को मैदान में उतार देते हैं, जब चुनाव आता है भगवान श्री राम को लेकर चले आते हैं। अरे मुद्दों की बात करिए, ईमानदारी से जनता की वकालत कीजिए, लोगों को जो है जनता की समस्याओं की बात करिए। हम लोगों ने व्यवस्था दिया है। कौन सी व्यवस्था दी है? रोड हाईवे की बात कौन करें, सी व्यवस्था दी है? शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हर फील्ड में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में काम करने का काम किया है। मुझे बेहिचक बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुरेंद्र जी, इंडिया गठबंधन तो तैयार है एनडीए को मात देने के लिए, घबरा रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है ना कभी पहले घबराया है ना अभी घबराएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता जो है वो फैसला कर लिया है कि 2024 में 450 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को जिता के पूछे ना 450 सीट कहाँ से लेके आएंगे? राम मंदिर के मुद्दे पे देगी क्या वो? इस देश के अंदर जो है कानून व्यवस्था को मजबूत करना है, राजस्थान में, हमारे सैनिक भाई को मजबूत करना है, गुजरात में को मजबूत करना है। लोकसभा की सीटें और बाकी की सीट 200 सीट कहाँ से लेके आएंगे? जो है भारतीय जनता पार्टी बोल देते हैं, ब्लड में था और ब्लड में है। हमने तो कहा था रामराज लेके हम आएंगे, हम रामराज लेके आ रहे हैं और भगवान राम का भव्य मंदिर जो है बन के तैयार है। 22 जनवरी को जो है उसका उद्घाटन होना है। हम तो कह रहे हैं आप लोग सब आइए, हम तो सबको निमंत्रण दे रहे हैं। तो आप तय करेंगे राम मंदिर ट्रस्ट वो बना रहा है मंदिर कर लो, और ट्रस्ट का कार्यक्रम है कि आप लोग उसका अखाड़ा बनाना चाहते हैं, आप लोग राजनीति का मंच बनाना चाहते हैं। बड़े बड़े शंकराचार्यों ने बहिष्कार कर दिया, राजनीति के अखाड़े में हमको नहीं जाना है। और तो नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम की मूर्ति को छुएगा और हम ताली बजाएंगे। बड़े बड़े पंडितों ने, बड़े बड़े शंकराचार्यों ने उसका निषेध किया है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप उस अयोध्या के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को आप राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, उसको राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं। लाइट आ गई सुरेंद्र जी, बना लिया है। देश के करोड़ों लोगों ने 1 रुपया दे के मंदिर का निर्माण करवाया है। भारतीय जनता पार्टी जो है आपके पापा ने नहीं दिया है वो मंदिर का चंदा के लिए, नरेंद्र मोदी देश के हजारों करोड़ों लोगों ने चंदा दिया है। सभी लोगों की आस्था है। मान लीजिए, आप पहली तो आपकी गठबंधन होने वाला नहीं है, आपको 2 से तीसरा सीट नहीं मिलने वाला है। तिवारी जी पहले इस पे चिंतन कीजिए। हमारे घर में क्यों झांकते हैं आप? हमारे घर में क्यों झांकते हैं? वहाँ पे आपको 2 सीट मिलेगा, 4 सीट मिलेगा, 10 सीट मिलेगा, अब मिलकर अपना हम देख लेंगे। आप हमारे घर में क्यों झांकते हैं? उत्तर प्रदेश आप अपने घर में देखिए ना, ओम प्रकाश राजभर को समझाइए, निषाद पार्टी को समझाइए, अपना दल को समझाइए, महाराज अजीत गुट को समझाइए, आप महाराज एकनाथ सिंधे को समझाइए। आप हमारे घर में क्यों
गठबंधन में आएंगे अशोक जी भी लोग, कुछ कहना चाहते हैं। अशोक उनको जी, मान सम्मान दिया जाएगा, उनका इज्जत दिया जाएगा। ठीक है, अशोक जी को भी सुन लेते हैं। अशोक जी, बात रखिए। देखिए पूरा इसकी राष्ट्रीय स्तर पर जो समीक्षा है स्वीटी जी, जैसा कि आपने डिबेट रखा है, सच्चाई है कि इंडिया गठबंधन की मजबूती इस कदर है इस समय, क्योंकि ये मजबूती इंडिया गठबंधन की भी है और जनता की मजबूती है। इंडिया गठबंधन जनता का को रिप्रेजेंट करता है, जो भारत की जनता है, जो इस समय भाजपा के झूठ से बिल्कुल त्राही कर रही है, और जो है हमारा स्तर गिरता जा रहा है, भुखमरी के कगार पे हम खड़े हैं, बिल्कुल पहुंच गए हैं। तो उस प्रिय जनता की बेहद मांग पर चूंकि गठबंधन बना है, तो आज हालात ये है कि भाजपा के प्रवक्ता कहाँ से गाइड होते हैं हमें नहीं मालूम, कैसे बोल रहे हैं 400 सीट की बात करते हैं। अरे हालत यह है कि जो सीटें मिल गई थी उसको आप संभालेंगे कैसे? आप समीक्षा कर लीजिए, महाराष्ट्र में उद्धव जी नहीं है आज, जो महाराष्ट्र के प्रतीक हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक हैं। आज हालात यह है कि शरद पवार जी आपके साथ नहीं है, भले उनकी पार्टी को आपने तोड़ा। अब आगे आइए, नीतीश जी आपके साथ नहीं है, बहुत बड़ा मामला कि नीतीश जी के चेहरे पर आपने इतनी सीटें हासिल की थी 19 में। आज हालत यह है कि वहां तो आपको हींग जवाइन की तरह से जो है सूंघने को नहीं मिलेंगी सीटें बिहार में। अब आ जाइए, आप जो है आगे बढ़िए, आगे आपका दिल्ली में कुछ है नहीं, पंजाब में कुछ है नहीं आपका। अब आ जाइए, आप इधर आ जाइए उत्तर प्रदेश में। आज अखिलेश यादव जी पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और हमारे साथ पहले से जुड़े रहे हैं, लोकल के लोग जुड़े हैं। इधर पल्लवी पटेल हैं, इधर है उनकी जो है, तो हमारे पास इधर कांग्रेस भी अब आ गई साथ में। तो हालात ये है कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत क्लस्टर बना, नहीं मैं सब पे आ रहा हूँ। और जो है घोसी का उपचुनाव, उसका उदाहरण आपने देख लिया मजबूती से कि राजभर का कार्ड नहीं चला, आज वो बेचारे गिड़गिड़ा रहे हैं, मंत्री नहीं बनाए जा रहे हैं। हालात ये है कि जब आपने गिव एंड टेक, आपने जो है जब कुछ टेक कर ही नहीं पाई भाजपा आपसे, आपको गिव कैसे कर दे? तो सवाल इस बात का, उनका भी जितना भी वोट था वो पीडीए में चला आया, इधर माननीय अखिलेश जी के साथ चला आया, दलितों ने बढ़ कर हमको वोट दिया। तो हालात ये है कि आज बंगाल में देख लीजिए, बंगाल में ममता बनर्जी जी की ताकत जो है, जिस तरह से 19 में किसी प्रकार से ये कुछ सीटें पा गए थे, आज वो बुरी तरह धराशायी हो जाएंगे। आज 2-3 सीटें भी पानी मुश्किल हो जाएगी पश्चिम बंगाल में। आज वाम दल है, कांग्रेस से पहले अलग अलग थे, सब लोग एक साथ मिलकर जब चुनाव लड़ेंगे तो जो सीटें पा गए थे ये जो है बेवकूफ बना करके किसी तरह से धर्म जात के नाम पर, वो भी इनकी जाने वाली है। तो ये कर्नाटका में हालत देखिए, कर्नाटका में जो पा गए थे कहां से पाएंगे अब इस बार? आप आगे आ जाइए, उधर जो है दक्षिण में तो कहीं है ही नहीं, तमिलनाडु से लेकर के पूरा, आप तेलंगाना में देख लीजिए, तो सीटें कहाँ पा रहे हैं? सवाल इस बात का, घटते ही जा रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, लगता है आपको समझ आ गया है। राजस्थान में घटेंगे, मध्य प्रदेश में घटेंगे, छत्तीसगढ़ में घटेंगे, तो घटते ही जा रहे हैं ना। आज मुझे आपका जो मीडिया है वो आकलन कर रहा है, इनका मीडिया भी आकलन कर रहा है, मीडिया समझ रहा है कि भाजपा हारने जा रही है, बुरी हार हारने जा रही है, पता नहीं है जा रही है कि इनकी अपनी कितनी हैसियत है जी। अब देखिए, कांग्रेस की मैं बता रहा हूँ, इन्होंने अभी आपने कहा महाराष्ट्र चले गए, पश्चिम बंगाल चले गए, दिल्ली चले गए, तेलंगाना चले गए, हर जगह मैं बताता हूँ। इससे पहले क्या जम्मू कश्मीर में भी इनके गठबंधन थी या नहीं थी? महबूबा, अरे महबूबा के बल पर थे तुम, अभी भी है, वहाँ पर महबूबा के बल पर अभी भी ऐसा लड़ रहे थे। अब इनके चलिए पश्चिम बंगाल में जाओगे, कुछ नहीं है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट खाली इन दोनों में पहले बनेगा या नहीं बनेगा, इसका भी फैसला नहीं हुआ है। क्या बात करते हो भाई? मैंने पश्चिम बंगाल की बात किया, वहाँ इनकी बनेगी नहीं बनेगी, इनका कोई अभी फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर क्या ये एनसीपी के साथ नहीं थे क्या पहले? इस बार जुमले नहीं चलेंगे, इस बार झूठ नहीं चलेगा, इस बार हकीकत पर चुनाव होने जा रहा है। हकीकत पर उद्धव ठाकरे झेलना बहुत भारी पड़ेगा, वो तो पहले भी हमारे साथ थे, तो अभी भी उद्धव ठाकरे आपके साथ है? तो अभी भी उद्धव ठाकरे आपके साथ है? हमारे साथ उद्धव ठाकरे भी है और शरद पवार से पहले भी थे। नहीं, तो हमारे साथ मुख्य कैडर रोड है, हमारे पास मुख्य कैडर रोड हमारे साथ है। जी, वो तो पहले की बात हुई, अभी के गिनवा रहे हैं ना अशोक जी कि अभी देखिए आप क्या हाल है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि 400 प्लस सीटें लेंगे। नहीं सुनिए, एनसीपी भी अब मेरे साथ आ गया है। अच्छा, अब तो कौन सी एनसीपी? अजीत वाली है, शरद वाली? सुनिए, देखिए, जिनके साथ जनादेश होगा, जिनके साथ वोटर होगा, स्वीटी जी इनसे पूछिए, जो महाराष्ट्र में एनसीपी का जो वोटर है ना, पवार के नाम पे वोट करता है,
अजीत पवार के नाम पे वोट नहीं करता, इनको मैं पंजाब में किसको एकदम दुरुस्त कर देता हूँ। सीट देंगे आम और आदमी पार्टी को? शिवसेना अगर आपके साथ है तो बाला साहब ठाकरे को नाम पे वोट करता है, वो संजय गुट के साथ नहीं जाएगा। आप कैसी बात करते हैं? हमारे साथ कैडर है, कैडर वोटर हमारे साथ है सुरेंद्र जी का। जिनको विरोध में ये बैठा रखे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उनके साथ ये गठबंधन करेंगे तेलंगाना में। अभी तो चुनाव हुआ है, पूछिए कांग्रेस वाले से कि जिनको आपने विपक्ष में बैठाया है, अभी जनता ने जिनको विपक्ष में बैठाया है, आप जिनको गाली दिए कल, आज उनके साथ गठबंधन करेंगे। अंदरूनी साठगांठ है क्या? 10 लाख से ज्यादा वोट हमको अरे मिला है। हमारा अंदरूनी है या नहीं है तो भाई उसको छोड़िए, आप अपनी तय कीजिए कि आपकी किसके साथ गठबंधन है, किसके साथ नहीं है। झूठ बोलने की जो मशीन है ना, उसको घर पे रख के आइए। अभी आप लोग चैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी बात करने से बात नहीं बनेगी। ये सेमीफाइनल चैनल पे है, बताइए कि 450 सीट कहाँ से आपकी आएगी? सेमीफाइनल में क्या नतीजा निकला? केरल में आपका खाता नहीं खुलेगा। क्या हाल हुआ ये तो पूरे आप साउथ देखिए। में आपको लोग खड़ा नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी दाल गलने वाली नहीं है। हमने सेमीफाइनल भी जीता और फाइनल भी जीतेंगे। पर रतन जी वो कह रहे हैं कि जनता का अध्यादेश उनके साथ है, जनता उनके साथ है, उनको किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है। क्यों सुरेंद्र जी? जनता हमारे साथ है, जनता के भरोसे हम जो है 2019 में चुनाव जीता, 2024 में जीतेंगे। जनता के 15 लाख दे पाए, न अच्छे दिन दे पाए, न रोजगार दे पाए। लेकिन राम मंदिर तो बनवा लिया ना उन्होंने, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवाया? क्यों सुरेंद्र जी? सही कह रही हूँ ना? राम मंदिर उनके पापा बनवाए क्या? हमारा तो घोषणा है, राम मंदिर कौन बनवा रहा है? राम राज लेके आएंगे, हमने राम राज लेके आया। फैसला है, अदालत के उनका फैसले से राम मंदिर हो का निर्माण हो रहा कि है। भाई राम राज भी इनका आ गया, डेट भी हमने बता दिया, डेट यही पूछते थे। राम मंदिर का बताओ कब राम मंदिर बनाओगे, कब डेट बताओगे? मंदिर का लेकिन सुरेंद्र जी वाहवाही तो लूट रहे हैं ना राम मंदिर बनवाने के बाद से। अरे इनके कह रहे हैं जनता उनके साथ है। रतन जी आपको भरोसा ही नहीं हो रहा? मैं वही तो कह रहा हूँ, इन्होंने कोई काम ही तो नहीं किया है। अगर काम किया होता तो काम की बात करते। पार्टी के भगवान श्री राम के सहारे हमारे सीनियर नेता हैं, जीतना चाहते उन हैं। लोगों ने गोली खाया है राम मंदिर बनवाने के लिए। तो आज अगर राम मंदिर बना है तो ये हमारे गर्व की बात है। वो शिवसैनिक थे, वो ये गर्व की विषय है हमारे लिए। शिवसैनिक है, और वो शिवसैनिक और आज इन कांग्रेस लोगों ने पार्टी के साथ खड़े हैं। जिनके साथ ये गठबंधन होने वाला है, जिन्होंने गोली खाई है, वो जिनके कांग्रेस साथ पार्टी के साथ गठबंधन होने वाला है, भाजपा का एक नाम बताइए जिसने गोली खाया हो। वो उन्होंने गोली चलवाया। किसने गोली चलवाया? उनके साथ जो है वो गोली चलवाने का काम किसने किया? समाजवादी किसने पार्टी ने चलवाया। किसने किया? कानून को अपने हाथ में लेगा, कानून अपना काम करेगा। कोई सरकार इसमें गोली चलवाने का काम नहीं करती। आप 5 किसानों को मंदसौर में मध्य प्रदेश में गोली चलवा देते हैं, किसानों को कुचल देते हैं गाड़ियों से। मध्य प्रदेश में आपने गोली चलवाया या ये तमाम चीजें आप बात कर रहे हो? किसान आंदोलन ठीक है। करके मर गए। संदीप वो जी भी क्या है? हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप जी यहाँ पे देखिए, सुरेंद्र जी तो कह रहे हैं कि 400 के पार 2024 में सीटें आएंगी। क्या लगता है, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक है, तो क्या अभी तक आपने एनालाइज किया है जो सुरेंद्र जी का दावा है वो सिर्फ खोखला है या हकीकत में ऐसा होने वाला है? देखिए स्वीटी जी, सभी प्रवक्ता अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते हैं। समाजवादी पार्टी के मेरे साथी बैठे हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। कांग्रेस वाले अपने पार्टी का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं और बीजेपी वाले तो कुछ ज्यादा ही मजबूती से रख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, खाली राम मंदिर के नाम पर, देखिए राम मंदिर के नाम पर सत्ता नहीं बन सकती, क्योंकि देश का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, जो प्रॉब्लम है, वो राम मंदिर नहीं है। राम मंदिर की राम यात्रा करने वाले अडवाणी जी आज कहाँ है? वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बने। ये वक्त की और किस्मत की बात होती है, कब किसका सितारा बुलंद हो जाए और कब किसका डूब जाए। इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, उसने केवल राम मंदिर के नाम पर राज नहीं किया, या राम मंदिर के नाम पर हमेशा राज नहीं होने वाला है। देखिए सबसे बड़ी है राजनीति में वोटों का समीकरण, और वोटों का समीकरण ये कहता है स्वीटी जी कि अगर 40-45% वोट भी बीजेपी को मिलता है और सरकार बन जाती है, तो इसका मतलब एक बड़ा वोट बैंक, करीब 60% प्लस का वोट बैंक है जो छोटे छोटे दलों में बट जाता है। यानी कि एक हाई वोल्टेज, एक हाई परसेंटेज है जो सरकार को नहीं मिलती है। लेकिन अगर जो क्षेत्रीय दल हैं या जितने भी गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के दल हैं, ये उस बिखरे हुए वोट बैंक को इकट्ठा कर देते हैं, इनका ये समीकरण सेट हो जाता है, तो मैं मानता हूं बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। लेकिन फिर बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है
क्या जो गठबंधन के दल हैं उन सबके सर जुड़ पाएंगे, क्या उनके दिल मिल पाएंगे, क्या वो उस वोट बैंक को इकट्ठा कर पाएंगे? अगर स्वीटी जी ये लोग उस वोट बैंक को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं मानता हूं बीजेपी की राह बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सुन लिया सुरेंद्र जी आपने? देखिए कि भाई का आकलन करना, प्लीज लेट मी कंप्लीट स्वीटी जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। और जैसा दिखाई देता है टीवी चैनलों के माध्यम से, ऐसा भी नहीं है। देखिए केरला में बीजेपी की सरकार नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है, बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है, बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है, हिमाचल में बीजेपी की सरकार नहीं है, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं है, तेलंगाना में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो जिस तरीके से प्रचार किया जाता है कि जैसे बीजेपी ने बहुत सारे राज्यों में सरकार, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है अगर ये दल अच्छे से जुड़ जाते हैं तो। ठीक है सुरेंद्र जी। संदीप भाई का आकलन करना जायज है, वो अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि पहली जो इनकी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन वाले के, इसमें सबके सब प्रधानमंत्री है, सबके सब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ध्यान से सुनिएगा अशोक जी, आपसे जवाब लूंगी। सुनिए, अब जो है जनता इतना कंफ्यूज है कि वो सोच रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन वाले करे से करे क्या। देखिए इंडिया गठबंधन के पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वहाँ सब प्रधानमंत्री हैं और देश की जनता ने तय कर लिया है कि इस देश को अगर पूरा दुनिया में नाम देना है, इस देश का, भारत का नाम रोशन करना है, तो एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। इस देश का अर्थव्यवस्था का अगर मजबूत करना है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस देश के अंदर अगर बॉर्डर को मजबूत करना है तो भारतीय जनता पार्टी है। अशोक के अलावा और कोई पार्टी नजर नहीं आता है देश की जनता को। अशोक जी ये बात तो सही है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, चाहे नीतीश कुमार की बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए या फिर राहुल गांधी की बात की जाए, सबके कार्यकर्ता जो है अपने नेता को सर्वप्रथम मान रहे हैं। 30 सेकंड दीजिए, मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। सुन के जाइए, अब देखिए यहाँ दिक्कत क्या है, जाइए 2 मिनट में बोल रहा हूँ अपनी बात। इन लोगों ने जितने भी वोटर वाले गौ थे, इन लोगों कहते थे वो अंतिम गौ है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो पहला गौ होगा। सुनने का प्रयास करो, जो वहाँ से रास्ता हमारा शुरू होता है। बोलने वाला तो ज्यादा बोलने वाला को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। सुनिए क्या कह रहा हूँ। अरे भाई आप ही लोग बार बार घुसते हैं और आप हमको नसीहत दे रहे हैं। अशोक भाई की बात मैं सुन रहा था तब तो उत्तर दे रहा हूँ। सुनोगे नहीं तो क्या जान पाओगे, पार्टी को कमजोर कर दोगे अपने। सुनो अरे भैया हमारी पार्टी मजबूत है, आपकी नसीहत की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी 450 के साथ भारतीय 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यार बहुत बोलते हो यार, तुम तो बहुत बोलते हो, पता नहीं कैसे प्रवक्ता हो। चलो आप ही बोलो। स्वीटी जी देखिए बहुत बढ़िया बात कही है सुरेश जी ने अभी, और मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए इनको समस्या जो इंडिया गठबंधन है उसको हिंदी बोलने से हिंदी नहीं हो जाएगा, ठीक है। जो समस्या इनको है इंडिया गठबंधन से, वो समस्या ये है कि हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का मटेरियल बहुत अधिक है। अच्छा। हमारे यहाँ महिला भी है, नौजवान भी है, ज्यादा उम्र के भी लोग हैं, हर तरह के लोग हैं जो है, जो सभी दलों में हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सूझबूझ के लोग हैं, सूत्रधार भी हैं, तमाम चीजें हैं। तो सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का नहीं है कौन बनेगा, सवाल इस बात का है जनता का प्रिय इंडिया गठबंधन जो बना, जनप्रिय, वो जनता के सरोकार को लेकर जो चल रहा है, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप जो बना है, वो इंडिया गठबंधन इनको इसलिए हराने जा रहा है कि यहाँ पर मैं अभी संदीप जी की बातों से सहमत हूँ जो उन्होंने समीक्षा करी है, ठीक है। क्योंकि ये बात सही है कि अगर ये क्लस्टर मजबूती से अपने वोटों को गिरा ले जाएगा, जो क्लस्टर बना है, तो ये 60 का क्लस्टर है और 60 का 70 का है, मान लो अगर जब जुड़ता है तो और जुड़ जाता है। तो सवाल इस बात का है कि ये जो क्लस्टर हमारा बना है, जो समूह हमारा बना है, ये अपने वोटों को लाकर मजबूती से खड़ा कर देता है, तो बिल्कुल हाय हाय बाय बाय हो जाएगी भाजपा। कारण क्या है, क्योंकि इनके अंदर में कला है। अरे सच्चाई तो ये है, इनके अंदरूनी कला है, भाजपा पार्टी में कला है, एनडीए में कला है, कला की सीमाएं पार हो चुकी हैं, दिल्ली और लखनऊ में कला है। सवाल इस बात का है वो कला ये किसी तरह लीपे पोते हुए हैं बस,
सुरेंद्र अगर जी जल्दी चुनाव से जवाब दिलाएगा, दीजिए, फिर रतन मध्य जी की प्रदेश बात में कला होगी। है, राजस्थान में कला है, छत्तीसगढ़ में कला है, कला तो बिल्कुल नहीं। अब इन्होंने कहा इनके कि यहाँ महाराष्ट्र में हमारे कला यहाँ है, इनके यहाँ टैलेंट बिहार में है। कला अरे है। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये हालात परिवारवाद है, इनके यहाँ था, हमारे यहाँ छेद में सबके छेद सब है, जो है एकदम छेद, आरोप एकदम में छेद। फंसे हैं, आज से अधिक संपत्ति वाले छेद है हैं इनके यहाँ। कि देश इतने को लूटने छेद वाले है सारे कि हमारे पानी ही पास कहाँ है। से गिर ये नहीं जाएगा, कर रहे हैं। ये पता नहीं लगा देश की पाएंगे। जनता जो है हालात सही तो कर ये लिया है। स्वीटी जी, जिन जिन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है, हालात तो ये है उन स्वीटी जी सबको आज। जो है सत्ता से जी। बाहर निकाल के फेंकेंगे। और ये जी, जी, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, टैलेंट की बात कर रहे हैं। कोई अरे टैलेंट अब नहीं है इनके आपकी गठबंधन में, विदाई हो गई सबके है। सब देश को लूटने वाले लोग हैं। आपकी केंद्र इन्होंने में गुंडा माफिया को बचाने का काम किया, अराजकता हिंसा कराने का काम किया इन लोगों ने। यहाँ और देश की जनता अब इनके साथ जाएंगे, बिल्कुल कदापि नहीं जाने वाले हैं इनके साथ। करने की क्या एक बात आप जान लीजिए, भाजपा में देश इतना की जनता जो है कि उत्तर अपना प्रदेश मन की बना विदाई- लिया है सेमीफाइनल में। केंद्र अब बारी है फाइनल की। केंद्र की विदाई यहाँ पे हो और जाएगी। इस बात को आपके आप जान राष्ट्रीय लीजिए, नेता प्रदेश की विदाई देश कर की देंगे, जनता जो और है प्रदेश के नेता 2024 में आपकी विदाई कर देंगे। आप में इतनी कला है, इतना छेद है, भारतीय उस जनता छेद पार्टी को की भरते सरकार भरते जब बनेगी जाओगे, 450 सीट के भरने वाला साथ, नहीं है। तब जी। ये इंडिया गठबंधन वाले को समझ में आएगा। अभी आंख में पट्टी लगा हुआ है इन लोगों को। अरे इन लोगों ने पट्टी देश आप के लिए खोलिए। किया कुछ नहीं, और बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि टैलेंट है। पट्टी खोल लीजिए। अरे भैया, इससे पहले भी बहुत टैलेंट होंगे आपके काली पास। पट्टी बांध लिया है आपने। आपने बहुत धोखा दे दिया देश की जनता को। इस समय देश की जनता को गुमराह बहुत कर दिया आप छल और अब गुमराह जनता को नहीं गुमराह ले होने पाएंगे वाले आप। नहीं है देश की जी। जनता। ठीक है पहले रतन गठबंधन जी, मजबूत किस कर लो आप, मजबूती के फिर साथ आप इंडिया प्रधानमंत्री बनने गठबंधन का सपना को देखना। कांग्रेस आगे बढ़ाने वाली थी और किस तरीके का फॉर्मूला शीट शेयरिंग को लेकर होने जा रहा है, क्या रणनीति? देखिए स्वीटी जी, अभी हमारे जो मित्र हैं राजनीतिक जानकार, उन्होंने बहुत अच्छे से उसका विश्लेषण किया और मैं बड़ा मुझे अच्छा लगा कि ऐसे भी लोग हैं जो ईमानदारी से अपनी बात को रखते हैं बिना किसी पार्टी के दबाव में। इनको मालूम होना चाहिए, हमारे सभी मित्रों को मालूम होना चाहिए, 2019 का जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था स्वीटी जी, तो बीजेपी को 37% वोट मिला था और विपक्ष को 67 के लगभग वोट मिला था। और आप पूरा जो विपक्ष है उसी को समझते हुए पूरा विपक्ष एक होके इंडिया गठबंधन बना लिया है। और कहीं ना कहीं जो सत्ता विरोधी लहर चलती है, हमारे मित्र संदीप जी जानते होंगे, कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी लहर जब चलती है तो वोटर जो होते हैं वो सरकार के खिलाफ वोट करते हैं। तो मैं पूरी तरीके से बता दूं, उत्तर प्रदेश में इनके खिलाफ वोट गिरेगा, राजस्थान में इनके खिलाफ वोट गिरेगा, मध्य प्रदेश में खिलाफ वोट गिरेगा, और जो मध्य प्रदेश में इनकी सरकार बनी पिछले है, 5 बार सुनिए से तो उत्तर सही प्रदेश सुनिए की जी। जनता अरे जो है सुन तो ना, लीजिए भाई, वो खिलाफ में ही सुन तो वोट लीजिए। डाले हैं, 14 में, अरे 19 सुन में, तो 22 लीजिए। में, अरे लगातार सुन तो लीजिए आप। वोट पे वोट करते जा रहे हैं तिवारी जी। सुन लीजिए हम तो चाह रहे हैं कि उसी प्रकार का जो है अरे खिलाफ ठीक है, हो। आपकी बारी आएगी तो आप बोलना, सुन तो लीजिए। तो स्वीटी जी, सारे जो विपक्ष के लोग हैं एक हो गए हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि 67% वोट मर्ज हो चुका है और सत्ता विरोधी लहर का भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ। तो सुरेंद्र जी तैयार है खामियाजा भुगतने के लिए कि सुरेंद्र मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 100 सीट के अंदर समेटने का इंडिया अलायंस का एक लक्ष्य है। हम उस संकल्प लेके चल रहे हैं और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ 100 सीट के अंदर समेट करके दिखाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने साउथ में का दरवाजा बंद कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण का द्वार बंद कर दिया है। सुरेंद्र जी, आपका आप जाएंगे कहाँ? हम तो चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी और हम लोग मिलकर तुमको खराब कर देंगे। लोग बोल रहे हैं जिनकी बिहार में आइए ना, अंदर जो है बिहार में नीतीश कुमार, लालू और कांग्रेस पार्टी मिलकर आपको राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। महाराष्ट्र में आइए, शरद पवार और उद्धव ठाकरे हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र में इनकी राजनीतिक शुरू हुई, आप जाएंगे कहाँ? वो लोग ये नसीहत दे रहे हैं समेट देंगे कि हमारी जो है पार्टी बन चुकी है, उत्तर प्रदेश में अच्छा करने जा रहा है। अरे 1.5% आपकी वोट रह गई है, वोट परसेंट। कौन ऐसे बोलता है प्रदेश है 1.5%? जहाँ आपकी एक भी लोकसभा अभी विधानसभा का जो चुनाव आया, हमारा वोट परसेंटेज आपने देखा। आप चिंता न करो तिवारी जी, आपसे 10 लाख वोट ज्यादा है हमारे। आपको सबक मिल हमारे जाएगा, वोट परसेंटेज आपको बड़े पता हैं, लग कम नहीं जाएगा। हुए हैं। कांग्रेस की 10 लाख वोट हमारे बड़े है। हैं। आपने बेशक राजस्थान में सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सरकार बना ली, लेकिन वोट परसेंटेज हमारा बड़ा है। ऐसा नहीं है। आप मुद्दे की बात करिए, तर्क वितर्क की बात मत करिए, चैनल पे बैठ के मत बोलिए मोदी अंकल की कह रहे हैं कि जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार राजस्थान में बनी है, मध्य प्रदेश में बनी है, छत्तीसगढ़ में बनी है।
और 2024 में जनता के आशीर्वाद से ही जनता की सरकार बनेगी 2024 में। स्वीटी जी, पिछले 9 साल से जनता की सरकार चल रही है। राजस्थान में लोकसभा की सीट कितनी है? मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? गुजरात में लोकसभा की सीट कितनी है? छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट कितनी है? जब पूरी पूरी लोकसभा सीटें आप लेकर बैठे हैं तो और गठबंधन के बारे में लाएंगे? आप भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को छोड़ दो, आप अपनी गठबंधन के बारे में सोचिए और फिर आपको पता चलेगा किसकी कितनी दम है। तो सुरेंद्र जी, मायावती को लेंगे आप अपने गठबंधन में? देखिए, देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो अच्छा करेगा वो आए। हम तो हमेशा कहा है, हमारी पार्टी ने हमेशा अच्छा कहा करती है मायावती, जो हित के लिए काम करेगा वो आए। तो अच्छा करती है मायावती? मायावती जी अच्छा की नहीं है। दलितों के तो नेता है ये लोग, तो दलित के नेता भी मानने के लिए तैयार नहीं है, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। तो दलित वोट आपको आपके खेमे में चाहिए आपको? हमको दलित वोट की नहीं, हमको तो पूरे प्रदेश का चिंता है। अच्छा, हम तो पूरा प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि पूरा प्रदेश सरकार से आज विकास के रास्ते पे बढ़ रहा है। आप लोग गाली देते हैं, डबल इंजन की सरकार जो है और आगे समाजवादी पार्टी को अपने साथ लेने की बात करते हैं, बसपा को अपने साथ। हम तो ये चाह रहे हैं, लेकिन ये विपक्ष के लोग ऐसा चाहते नहीं है। ये तो इनकी गलती है, अब हमारी गलती तो है नहीं है। गुंडा माफिया भाई भतीजा ये उल्टा सीधा ये हमेशा इन्हीं की रही है। नहीं तो विपक्ष से क्या लेना देना? आप जो चाह रहे हैं आप वो करके दिखाइए ना, विपक्ष से क्या लेने देना? तो हम तो कर रहे हैं, इसीलिए तो जनता आशीर्वाद दे रही है। अच्छा ठीक है। संदीप जी, यहाँ पे कांग्रेस भारत न्याय यात्रा, मैं अभी बाहर जाऊंगा, मुझे कहीं दूसरे जगह जाना है तो मैं बैठ जाइए ना, क्यों मैदान छोड़ के भाग रहे हैं सुंदर जी? तो वो डरते तो ना है। मैं मैदान छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मुझे दूसरे जगह डिबेट में जाना है भाई साहब। हमको भी जाना है भैया, हमको भी जाना है, क्यों भाग रहे हैं? डिबेट में जा रहा हूँ, बहुत बिजी है वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी, यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से भारत न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है, क्या लगता है भारत न्याय यात्रा 2024 में कमाल कर पाएगी? जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी यात्रा स्टार्ट की है, इसका नाम दिया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और मैं ये मानता हूं कि राजनीति में आपको अगर जिंदा रहना है तो आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि बीजेपी के मजबूत होने के पीछे ये बहुत बड़ा कारण रहा कि उन्होंने इस तरीके के प्रोग्राम किए कि उनके कार्यकर्ताओं को और नेताओं को लगातार काम दिया और वो जनता के बीच में गए। अब इसी जो है तर्ज पर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई, इससे होता है क्या है, अपना नेता और उनकी एक्टिविटी जनता के सामने रहती है, रोजाना मीडिया कवरेज मिलता है और उनका लोगों के साथ कनेक्शन बनता है। तो इस तरीके से अगर राहुल गांधी सड़कों पर उतरेंगे, जो कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय से कमी नजर आती थी कि कांग्रेस के नेता सड़कों पर नहीं उतरते, वो जनता से कनेक्ट नहीं करते और जनता से दूरी बनती चली गई और कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि अगर आपको वापसी करनी है और जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है तो आपको इस तरीके की जो प्रोग्राम है वो लगातार चलाने पड़ेंगे, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो न्याय यात्रा हो, चाहे कोई तिरंगा यात्रा करो या भाईचारा यात्रा करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा। जो भी लोग कभी भी किसी भी देश में आप देख लीजिए सड़कों पर निकले हैं तो उन्होंने परिवर्तन किया है। अंतिम प्रतिक्रिया अशोक जी जल्दी से। नहीं ठीक है, आपका बिल्कुल कहना सही है और माननीय जो हमारे विशेषज्ञ जी हैं इनका भी कहना सही है। यात्राएं होती रहनी चाहिए और जो है जागरूकता अभियान चलता रहना चाहिए। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता इस समय थक चुकी है और जनता चाहती है कि मजबूती से कोई सारा का सारा उसका वोट एक साथ एक जगह पड़े और पढ़ करके इस सरकार से कोई विदाई की जाए। और जो हालात हैं इस समय त्राही त्राही के, क्योंकि सबसे ज्यादा तो नौजवान परेशान है इस देश में, नौजवानों की संख्या सबसे अधिक है और नौजवान तो इस समय दर दर भटक रहा, कहीं का नहीं रह गया है। आज उसको 4-4 साल में कहीं कोई चीज अगर कोई निकलता भी है कहीं रिक्तियां तो वहां पर भी मारामारी होती है, वहां पर भी कभी पर्चे लीक होते हैं, कभी कुछ होता है। सवाल इस बात का है कि कहीं पर रोजगार तो आंख में लगाने को नहीं रह गया है देश के अंदर। सारे संसाधन जो थे हमारे देश में वो भी सब लगभग बेच दिए गए हैं। तो सवाल इस बात का है, विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो किस लिए ये सब हो रहा है? आखिर जो है जो हमारा एक स्वदेशी का नारा था कभी जीवन में, कांग्रेस का लिख दिया था, सारे दल चाहते थे, हमारे मुलायम सिंह यादव जी भी स्वदेशी को चाहते थे नेताजी। तो हालात ये है कि हमारा खाली नारा भर रह गया क्या, ये चीज खाली कहने के लिए रह गया क्या? आज MOU जो हुए
आज उत्तर प्रदेश में ढोल पीटा गया इतने बड़े MOU का, आज अभी 2 साल से ऊपर हो गया और उसके लिए जमीन ढूंढी जा रही है। अभी हालात ये है, कहीं पर कोई उद्योग दिखाई नहीं दे रहा है, कोई रोजगार दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों की हालत यह है कि वो अन्नदाता कहा जाता है। अशोक जी, जब कोई सत्ता में रहता है बहुत जरूरी हो जाता है कि हर एक वर्ग के लोगों को लेके साथ में चले, और यही हम तमाम पार्टी से भी अपील करते हैं कि अपने साथ चले, लोगों को लेके चले, ना कि उनके विरोध में चले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए, गठबंधन से पहले बुआ और बबुआ की जंग जो है वो अभी से देखने को मिली है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि अगर मायावती आती है गठबंधन में हम उनको स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर वो गठबंधन में आती है उसके बाद क्या और छेद होंगे इंडिया गठबंधन में, बड़ा सवाल है। इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ तौर पे मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।